बोलते हैं कि बेटा कोयला जलाते हो तो कम से कम खिड़कियां खोल दो, बंद करके कोयला मत जलाना, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड की भी गंध नहीं है, इट इज अ साइलेंट किलर। तो यानी कि आपको पता भी नहीं चलता और आप एकदम से मर जाते हैं। और अंत में जो इसका बाय प्रोडक्ट है वो भी याद रखना, वाटर वेपर, यानी कि आपकी गाड़ियां पानियों पर चलेंगी, आप पानी से एनर्जी को बना सकते हैं। आप बोलते हैं सोलर टेक्नोलॉजी में तो सर सन से एनर्जी है, उसमें काय बात का पोल्यूशन की हाइड्रोजन की हमको कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, तो सी वाटर से भी आप बना सकते हैं, किसी भी पानी से बना सकते हैं। बट अगर यूपीएससी आपसे ये बोले कि प्योर फॉर्म के अलावा हाइड्रोजन मिल ही नहीं सकता, तो गलत बात है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां पे मोदी जी ने बोला है कि भाई 2070 तक आने के लिए हम लोग क्या हो जाएंगे, कार्बन न्यूट्रल, यानी कि भारत बोल चुका है कि भाई मैं इतनी ग्रीन एनर्जी बनाऊंगा, इतनी क्लीन एनर्जी बनाऊंगा। तो कि भाई देखिए, आज की डेट में हम डेवलपिंग इकोनॉमी होने के बावजूद भी स्टिल वी आर फोकस्ड टुवर्ड्स क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चहल एकेडमी। ये इन डेप्थ एनालिसिस आपके यूपीएससी सिविल सर्विस के सभी टॉपिक्स का 360 डिग्री कवरेज देगा, जिससे आपकी सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन और आसान और वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाएगी। आज के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स सीरीज टॉपिक वाइज न्यूज एनालिसिस की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाइड्रोजन एज अ प्रोजेक्ट। हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में पता करते हैं और चेक करते हैं कि हाइड्रोजन एनर्जी से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो न्यूज़पेपर के अंदर मौजूद हैं और किस प्रकार से यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रीलिम्स में क्या आ सकता है, मेंस में क्या आ सकता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो नजर डाल लेते हैं हम लोग किस पर, हाइड्रोजन एज अ एनर्जी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग एक बार ये बात देख लीजिए कि हाइड्रोजन से रिलेटेड कई बार आर्टिकल्स मौजूद रहे हैं। जैसे एक आर्टिकल ये यहाँ पे मौजूद है जिसमें ये बात बोली गई है, हाँ जी, इंडिया अनवील्स हाइड्रोजन प्लान टू स्पीड अप शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, गवर्नमेंट एमिंग टू lure न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन क्लीन एनर्जी, बिलियनियर्स अंबानी एंड अडानी ऑलरेडी हैव हाइड्रोजन प्लान्स। यहां पर ये दे रखा है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहां पर मौजूद है एक आर्टिकल जहां पे लिखा है इंडिया प्लान इज टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंस दे रहा है भारत। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज देखिए आर्टिकल जनवरी 5 2023 का है और यूपीएससी के लिए रेलिवेंट बन जाता है। हाइड्रोजन से रिलेटेड पिछले 3-4 साल में कई बार करंट अफेयर्स के अंदर टॉपिक्स आए हैं, पीआईबी के अंदर आर्टिकल्स आए हैं। बट क्या है ना, 2018 के बाद से मान लीजिए यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं भी पूछा है, 2019 में या 20 में नहीं पूछा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब नहीं पूछ सकता है। ये धारणा हमारी बहुत गलत है कि करंट अफेयर्स सिर्फ 1 साल या 6 महीने के आते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर्स हो सकता है पुराने हों, बट वो रेलिवेंट अगर आज के लिए हैं, आज एक भी न्यूज है और वो पिछले कई सालों में भी चल रहे हैं, तब भी यूपीएससी पूछने लाजमी बन जाता है, यूपीएससी पूछ सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के हाइड्रोजन है पढ़ेंगे। ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, येलो हाइड्रोजन क्या होता है, व्हाइट हाइड्रोजन क्या होता है, टर्क्वाइज क्या होता है, अलग अलग तरीके के हाइड्रोजन मौजूद हैं। पिंक हाइड्रोजन मौजूद है, ग्रीन हाइड्रोजन इज ऑल्सो वन सच टाइप ऑफ हाइड्रोजन, कलर कोटिंग दे रखी है यहाँ पे। फिर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये क्या है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसकी भी बात करेंगे। एंड व्हाट आर द 2 अम्ब्रेला सब प्रोग्राम्स अंडर द मिशन, सब प्रोग्राम्स कौन से हैं, हम बात करेंगे साइट प्रोग्राम की और शिप प्रोग्राम की। तो ये साइट और शिप प्रोग्राम कौन से हैं, इसकी भी बात करी जाएगी। एंड व्हाई डज द कंट्री वांट टू बी लीडर एक्सपोर्टर ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन, हम लोग बेचना चाहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन विश्व को, ऐसा क्यों है, उसके रिगार्डिंग आर्टिकल मौजूद है। नेक्स्ट देखिए, एक और आर्टिकल मौजूद है, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, और इज इंडिया अटेम्प्टिंग टू परस्यू इट एंड हाउ मच इज इट प्रोड्यूसिंग। तो आप यहां पे देखेंगे बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, सो उसको भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, मिशन एम्स टू मेक इंडिया अ ग्लोबल hub for production, utilization, export of green hydrogen and its derivatives. So hence यहाँ से एक बात तो पक्की हो गई है कि ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ज्यादा न्यूज में है। ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित जो भी चीजें होंगी या हाइड्रोजन एज अ सोर्स से रिलेटेड जितनी भी संबंधित चीजें हैं, आइए उनको पढ़ते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन एज अ एनर्जी सोर्स। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक चीज जाननी पड़ेगी कि इंडिया है, इंडिया अलग अलग कन्वेंशंस, अलग अलग सिस्टम्स का पार्ट बना हुआ है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है, जहां पर या वो ऑर्गेनाइजेशंस जो एनवायरनमेंट को ठीक रखने की कोशिश रखती हैं या फिर एनवायरनमेंट या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड
काम कर रही हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक सच ऑर्गेनाइजेशंस बताऊं तो एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएनएफसीसीसी यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक कन्वेंशन है और इस कन्वेंशन के अंतर्गत इंडिया इज अ पार्टी। या फिर मैं आपसे बोलूं यूएनसीबीडी यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, भारत बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए भी काम करता है। या फिर बोला जाए यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। या फिर मैं आपसे बोलूं कि भाई बॉर्न चैलेंज हो, भारत ने बॉर्न चैलेंज ले रखा है, चाहे अलग अलग पैमानों पर काम करने की बात करी गई हो। तो पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट में हमारे जो एनडीसीज हैं वो क्या है, मतलब भारत कहीं ना कहीं एक विश्व का ऐसा लीडर बनना चाहता है जो विश्व के अंदर इस तरीके का स्तंभ रखना चाहता है जहां पे वो ये बात को दर्शा सकता है और बता सकता है कि भाई देखिए आज की डेट में हम डेवलपिंग इकोनॉमी होने के बावजूद भी स्टिल वी आर फोकसिंग एंड स्टिल वी आर वर्किंग टुवर्ड्स क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। यानी कि भारत क्योंकि इधर बहुत जगहों पे मेंबर है, बहुत जगहों पे उसने प्लेज ले रखे हैं, बहुत जगहों पे अपनी अपनी बात कह रखी है, यानी कि विश्व की सामने हम लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। और अगर मैं आपसे बोलूं जैसे आप पढ़ेंगे COP26 के अंदर मोदी जी गए थे और अपने पंचामृत प्रिंसिपल्स दे के आ गए थे, जहां पे मोदी जी ने बोला है कि भाई 2070 तक आने के लिए हम लोग क्या हो जाएंगे, कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल का मतलब है जितने कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस हम रिलीज करेंगे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को हम एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, यानी कि विश्व में कुछ भी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होंगे। तो इस तरीके के और इतने बेहतरीन और इतने एम्बिशियस टारगेट जब भारत लेके घूम रहा है तो वहां पर एक चीज की आवश्यकता है। वो आवश्यकता क्या है कि किसी भी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करा जाए। यानी कि भारत बोल चुका है कि भाई मैं इतनी ग्रीन एनर्जी बनाऊंगा, इतनी क्लीन एनर्जी बनाऊंगा, तो किसी प्रकार से हम लोगों को किस पे शिफ्ट होना पड़ेगा, क्लीन, मोर क्लीन एनर्जी पे हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। भारत बोल आया है कि भाई देखिए हम समय समय पर धीरे धीरे फेज डाउन कर देंगे कोल का, फेज आउट नहीं कर पाएंगे इनिशियली बट फेज डाउन तो कर ही देंगे। यानी कि धीरे धीरे हम लोग कोयले का इस्तेमाल कम करेंगे और क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होते चले जाएंगे। अब मैं आपसे बोलता हूं क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ हम शिफ्ट इसलिए हो रहे हैं बिकॉज द फॉसिल्स, ये जो आज की एनर्जी सोर्सेज हैं वो नॉन रिन्यूएबल हैं। यानी कि ये ऐसे सोर्सेज हैं जो कि बहुत समय बाद वापस से जनरेट हो पाएंगे। और सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूएनएफसीसीसी के अंदर दी गई कमिटमेंट, एनडीसी, चाहे बॉर्न चैलेंज, चाहे कोई भी प्रकार की बात हो जो भारत ने दी है, विश्व को बोला है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है सामने, उसको पूरा करने के लिए यू नीड टू गो टुवर्ड्स अ मोर क्लीनर एंड ग्रीन एनर्जी एंड हाइड्रोजन इज दैट एनर्जी। दोस्तों हाइड्रोजन एक ऐसा सोर्स है ना विश्व के पास और भारत के पास, अगर उसको हम यूटिलाइज कर पाए, अगर हम उसको इस्तेमाल कर पाए तो विश्व में एक क्रांति आ जाएगी, रेवोल्यूशन हो जाएगा। आई विल से कि ये एक ऐसा रेवोल्यूशन है, यानी कि एक ऐसी समय आ सकता है जब मैं आपसे बोलूं कि जो चीज हम इमेजिन नहीं कर सकते वो भी पॉसिबल है। यानी कि आपकी गाड़ियां पानियों पर चलेंगी, आप पानी से एनर्जी को बना सकते हैं। बहुत रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा सारा कंसेप्ट। कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस सिस्टमैटिक तरीके से और ड्रास्टिकली हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। बस हम लोगों को हाइड्रोजन एज अ एनर्जी सोर्स को एक्सप्लॉइट करना है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, हाइड्रोजन एज अ एनर्जी सोर्स किस तरीके से वर्क करता है। देखिए हाइड्रोजन एज अ एनर्जी सोर्स सबसे पहला इज अ लो कार्बन सोर्स। याद रखिएगा यूपीएससी कहेगा इट इज अ नो कार्बन सोर्स। दोस्तों नो कार्बन नहीं है, लो कार्बन है। चाहे आप कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स ले लो, ये बात याद रखना। हम लोग जनरली बोल देते हैं कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन आएंगे कम। देखो कम आना और नहीं आने में बहुत फर्क है। अगर मैं आपसे बोलूं कार्बन का ब्लैक कार्बन, ब्लैक कार्बन है, ग्रे कार्बन है या ब्राउन कार्बन है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को रिलीज ही करते हैं ना। तो आप कैसे कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है हाइड्रोजन में? तो ये बात याद रखिएगा, हाइड्रोजन एज एनर्जी सोर्स इज वेरी वेरी क्लीन।
नो डाउट, बट इट इज अ लो कार्बन, नॉट अ नो कार्बन। चाहे आप सोलर ले लीजिए, आप बोलते हैं सोलर टेक्नोलॉजी में तो सर सन से एनर्जी है, उसमें काय बात का पोल्यूशन। भाई मैं आपसे ये बोलूंगा कि एक चीज ध्यान रखो, फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, सिलिकॉन होता है उसके अंदर, वो ग्राउंड में लीच होते हैं, हैवी मेटल्स हैं, कैंसर का ओरिजिन है, पोल्यूशन तो वहां से भी होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये पोल्यूशन फ्री सोर्स है, कोई भी ऐसा पोल्यूशन फ्री सोर्स नहीं है। आप कहते हैं लिथियम आयन बैटरीज, लिथियम जब भी इस्तेमाल होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, यानी बहुत अधिक मात्रा में पानी का इस्तेमाल होता है लिथियम के साथ। सो एक बात तो पक्की है, यूजिंग हाइड्रोजन एज अ सोर्स इज अ वेरी लो कार्बन एनर्जी एंड इट इज मोस्टली फाउंड वेरी मच इन द अबंडेंस। देखो हाइड्रोजन की सबसे बड़ी ताकत क्या है ना, वो बहुत ज्यादा अबंडेंस में पाया जाता है। अब अबंडेंस में क्यों पाया जाता है आपको पता है, 70% विश्व में पानी पाया जाता है H2O के फॉर्म में पाया जाता है। क्यों मैं आपसे ये बात बोलना चाह रहा हूं कि H2O के फॉर्म में हाइड्रोजन मिलता है, बिकॉज इट इज नॉट फाउंड इन प्योर फॉर्म। देखो प्योर फॉर्म यानी कि H2 के फॉर्म में आपको हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन अलग से नहीं मिलेगा। अब मैं आपसे ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बिकॉज उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो किसी भी चीज से रिएक्ट हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन से भी रिएक्ट हो जाता है हवा में, तभी तो पानी बन जाता है। तो हाइड्रोजन इतना ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कि वो किसी से भी रिएक्ट हो सकता है, और उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होने की वजह से वो हमेशा ऑक्सीजन से ही रिएक्ट होकर पानी के फॉर्म में हम लोगों को मिलता है, जिसको हम H2O के नाम से जानते हैं। तो जनरली आपको हाइड्रोजन जो मिलेगा वो वाटर के फॉर्म में मिलेगा, और वाटर इतना ज्यादा अबंडेंट है पूरे विश्व में, तो 70% पानी है, इसलिए हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन की हमको कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है। तो सी वाटर से भी आप बना सकते हैं, किसी भी पानी से बना सकते हैं, और पानी आप जानते हैं, वाटर साइकिल आप जानते हैं, पानी विश्व में खत्म नहीं होगा, कम जरूर पड़ सकता है फ्रेश वाटर, बट पानी की आवश्यकता जो ओशियन से मिल सकती है वो कभी कम नहीं होगी। सो एक बात तो पक्की है कि इट इज नॉट फाउंड इन प्योर फॉर्म। यूपीएससी कहेगा भाई ये जनरली प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता है, बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, बट अगर यूपीएससी आपसे ये बोले कि प्योर फॉर्म के अलावा हाइड्रोजन मिल ही नहीं सकता तो गलत बात है। याद रखिएगा, देयर इज समथिंग नोन एज व्हाइट हाइड्रोजन। व्हाइट हाइड्रोजन वैसा हाइड्रोजन होता है जो आपको ग्राउंड में जब आप गड्ढा करते हैं, ग्राउंड में से जब आप माइनिंग करते हैं, तो आपको हाइड्रोजन अपनी रेयरेस्ट और रेयर फॉर्म में मिल सकता है, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट हाइड्रोजन। यानी कि ये वो तरीके का हाइड्रोजन होता है जो अपने एलिमेंटल फॉर्म में मिलता है विदाउट रिएक्शन। बट प्रॉब्लम क्या है, इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, प्लस ये बहुत रेयरली फाउंड होता है, और क्रस्ट में आपको काफी ज्यादा डीपली जाना पड़ता है उसमें, तब जाके आपको मिल सकता है। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग कॉस्टली अफेयर है, इसलिए हम लोग इसको बोल के चलते हैं कि भाई रेयर हाइड्रोजन यानी व्हाइट हाइड्रोजन से एनर्जी बनाने में बहुत नुकसान है, इसलिए बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, आप पानी ही को ही इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा, हाइड्रोजन की कुछ और खासियत है दोस्तों, ये याद रखिएगा, इट इज नॉन टॉक्सिक, इट इज नॉन मेटेलिक, या खासियत कह सकते हैं या फीचर्स कह सकते हैं, इट्स इज नॉन टॉक्सिक, नॉन मेटेलिक, ऑर्डरलेस। याद रखिएगा इसकी कोई गंध नहीं होती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कार्बन मोनोऑक्साइड, आप जानते होंगे कि घर वाले हम लोगों को बोलते थे बचपन में, और आज भी बोलते हैं कि बेटा कोयला जलाते हो तो कम से कम खिड़कियां खोल दो, बंद करके कोयला मत जलाना, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड की भी गंध नहीं है। और जनरली होता क्या है, इट इज अ साइलेंट किलर, धीरे 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 वो चलता चले आता है, और आपकी जो ऑक्सीजन है हाइपोक्सिया वाली कंडीशन में आप पहुंच जाते हैं, और वो हैप्पी हाइपोक्सिया होता है, यानी कि आपको पता भी नहीं चलता और आप एकदम से मर जाते हैं। सो इस तरीके की जो हाइपोक्सिक कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन क्रिएशन हो जाता है, वो इसी वजह से होता है, बिकॉज उसकी ऑर्डर नहीं होती। और अगर आपसे यूपीएससी बोले हाइड्रोजन की कोई गंध होती है, जी नहीं, हाइड्रोजन की कोई गंध नहीं होती, हाइड्रोजन का कोई टेस्ट नहीं होता, और हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं होता। यही इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी बन जाएगा बाद में, बिकॉज कल को कहीं से गैस लीक हो रही है, कल को हमें गैस दिख नहीं रही है, हमें पता ही नहीं है कि इस रूम में हाइड्रोजन भी लीक हो रही है, और हाइड्रोजन लीक हो रही है तो गलती से भी तिल्ली लग गई, गलती से भी आग लग गई, दोस्तों एक बात याद रखना, इट इज हाईली कंबस्टिबल, यानी कि बहुत ज्यादा कंबस्टिबल है, यानी कि बहुत ज्यादा तेजी से इसमें आग लगती है। दूसरी चीज रिएक्टिव बहुत ज्यादा है, तो ऑक्सीजन से ही रिएक्ट हो जाता है, आपको पता है, तो रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है और हाईली कंबस्टिबल भी है, यानी आग बहुत तेज लग सकती है इसमें। तो यही इसका नेगेटिव भी हो जाता है, जहां पे ऑडर लेस है, कलर लेस है, टेस्ट लेस है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कल को हाइड्रोजन एज अ सोर्स आया भी तो, निकली भी गैस तो। नेक्स्ट देखिए, इट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये रिन्यूएबल है, बिकॉज आप जानते हैं वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल से पानी जो है रिन्यूएबल बन जाता है, वापस फ्लो में आ जाता है, एंड इट इज नॉन पोल्यूटिंग। अब इसको हम नॉन पोल्यूटिंग क्यों कहते हैं, एक बात याद रखना, ये इतना बेहतरीन सोर्स है ना दोस्तों, देखो सारे सोर्स अपनी तरफ और ये सोर्स अपनी तरफ,
एनर्जी अगर आपको हाइड्रोजन से निकालनी है, इसका सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताता हूं, पानी से ही आप एनर्जी को बना रहे हो। देखो आप एनर्जी को कैसे बनाओगे अभी हम देखेंगे, H2O से हम किस तरीके से हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं, वो बात अपनी आप में एक तरफ है, बट हाइड्रोजन से ही आप एनर्जी को बनाते हो, ये बात तो पक्की है। दूसरी चीज, जो हाइड्रोजन से आप एनर्जी को बना रहे हो वो पानी से आ रही है, तो पानी से ही आपने हाइड्रोजन एज एनर्जी बनाई, उस हाइड्रोजन एज एनर्जी को इस्तेमाल करके बिजली बनाई, और अंत में जो इसका बाय प्रोडक्ट है वो भी याद रखना वाटर वेपर होगा, यानी कि इट इज नॉन पोल्यूटिंग, पानी से ही बनता है और पानी ही इसका अंत है। तो एक्चुअल में एक तरीके से इसका पोल्यूशन बहुत जीरो माना जाता है, नॉन पोल्यूटिंग है। वाटर वेपर्स डज नॉट ऐड, वाटर वेपर्स कुछ नहीं करते हैं, वाटर वेपर्स कोई पोल्यूशन का सोर्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन इज एन एनर्जी कैरियर नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि यहां पे क्या बोला जा रहा है, हाइड्रोजन जो है ना दोस्तों वो एक एनर्जी का कैरियर है, यानी कि हम ये बोलते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर एनर्जी मौजूद तो है बट वो खुद से एनर्जी को नहीं दे सकता। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई क्या आप सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से एनर्जी बना सकते हो, नहीं, हाइड्रोजन को पहले आपको किसी रूप में तोड़ना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O है, हमें पहले इसको हाइड्रोजन अलग करना पड़ेगा, हाइड्रोजन अलग करना पड़ेगा और यहां से ऑक्सीजन अलग करना पड़ेगा, फिर इस हाइड्रोजन को आपको फ्यूल स्टैक में डालना पड़ेगा। अभी मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा किस तरीके से होता है, बट इसको आपको फ्यूल स्टैक में डालना पड़ेगा, ये फ्यूल स्टैक में मौजूद होगा। फिर जैसे ही फ्यूल स्टैक में आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिएगा केमिकल एनर्जी होती है, वो केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है फ्यूल स्टैक, यानी कि फ्यूल स्टैक इसको एक सोर्स में कन्वर्ट करता है। तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन खुद में एक एनर्जी कैरियर है, बट फ्यूल स्टैक के बाद वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाता है जहां से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो पाता है। एंड याद रखिएगा इसकी एक और खासियत और इसकी एक बहुत बड़ी विजय ये है, इट इज वेरी वेरी फ्यूल एफिशिएंट, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं इतना ही इतनी मात्रा में मैं पेट्रोल लूं, डीजल लूं और इतना ही मैं हाइड्रोजन लूं, तो एक बात याद रखिएगा, हाइड्रोजन विल बर्न बेटर, हाइड्रोजन बहुत अच्छा जलेगा, हाइड्रोजन की जो फ्यूल एफिशिएंसी होगी वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू पेट्रोल, यानी कि सेम मात्रा में पेट्रोल को लूं, सेम मात्रा में हाइड्रोजन को लूं, हाइड्रोजन विल बर्न वेरी एफिशिएंटली। दूसरा, इट कैन बी यूज्ड इन अ वाइड रेंज यानी पावर जनरेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, बहुत जगहों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस आर्टिकल को भी देख सकते हैं आप, कहां कहां पे हम चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का जो प्रोडक्शन होता है जो फर्टिलाइजर में डलता है, स्टील, रिफाइनरीज, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कई जगहों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली जो इसका इस्तेमाल होने वाला है, यानी कि मैं आपको एक फ्यूचर वाली बात बता रहा हूँ, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी ये है कि आज की डेट में जो गाड़ियां हमारी पेट्रोल से, डीजल से यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक तो आ ही चुकी हैं, आज की डेट में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली टेक्नोलॉजी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किससे चलता है दोस्तों, वो लिथियम आयन बैटरी से चलता है। यानी कि आज की जो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी है उसमें लिथियम का बहुत बड़ा उपयोग है, लिथियम नहीं है तो सोडियम आयन बैटरी से चलता है। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी क्या कहती है, फ्यूचरिस्टिक वैसे तो आज की डेट में एडवांस में आ चुका है, बट हाँ नहीं तो आज नहीं तो कल, आज हम ये नहीं बोल सकते कि इतना एडवांस है कि आज गाड़ियां पानी पे चलती हैं, बट कमर्शियल लेवल पे लाने के लिए और एकदम आसान पैसों में वो हमें मिल सके, उसके लिए आज हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आज से 10 साल 15 साल कुछ नहीं पता, हो सकता है फ्यूचर में ट्रांसपोर्टेशन जो हो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पानी से चले, यानी कि सिर्फ आपको अपनी गाड़ी के टैंक में अब पानी डालना पड़ेगा, उस पानी से आप देखोगे जो H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होगा, गाड़ी के अंदर ये सिस्टम डला हुआ होगा, वो सिस्टम क्या मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर उसी में एक फ्यूल स्टैक लगा होगा, फ्यूल स्टैक से बिजली बनेगी, उस बिजली से आपकी गाड़ी चलेगी, यानी पानी से ही इस्तेमाल करके आप गाड़ी चला सकते हैं। प्लस वो जो पानी है वो ही बाय प्रोडक्ट निकलेगा, गाड़ी में से वाटर वेपर निकलेगा, तो अब काला धुआं नहीं, सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये चीज हमारी लाइफ में। सो लेट अस सी किस तरीके से क्या पूरा का पूरा प्रोसीजर है, पहले पूरा प्रोसीजर देख लेते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए एटलीस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखो एक बात याद रखो, सबसे पहला
ये जो हाइड्रोजन है अपने एलिमेंटल फॉर्म में तो मिलेगा नहीं, यानी कि हमें नेचुरल और प्योर फॉर्म में तो मिलेगा नहीं, तो फिर हमें किस फॉर्म में मिलेगा? H2O की फॉर्म में। H2O की फॉर्म में मिलेगा तो आपको क्या करना है? हाइड्रोजन को अलग करना है और ऑक्सीजन को अलग करना है। इन दोनों को जब आप अलग कर देंगे तो याद रखिएगा, इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब आप अलग कर देंगे तो ये हाइड्रोजन को आप डालेंगे फ्यूल स्टैक में। तीसरा प्रोसीजर है फ्यूल स्टैक। इस फ्यूल स्टैक से बनेगी बिजली और इस बिजली से चलेगी कार या कुछ भी एनर्जी। एनर्जी निकल जाएगी, यहां से हीट निकल जाएगी, एनर्जी निकल जाएगी और इसका बाय प्रोडक्ट आपको पता ही है, पानी, वाटर वेपर। तो ये एक काफी अच्छा सोर्स है। सबसे पहला सवाल यह है कि पानी को हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ते कैसे हैं? तो पानी को तोड़ने के लिए यू रिक्वायर इज अ इलेक्ट्रोलाइजर। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड आपने बचपन में पढ़ा होगा। यहां आप देख सकते हो, दिस इज अ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जहां पे एथोड और कैनोड दो आपके ना पॉइंट्स होते हैं और आप जानते हैं कि हम लोग बिजली छोड़ते हैं, पानी में से इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं, या हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स हैं वो टोटली अलग अलग हो जाते हैं। तो एक तरीके से तो आप यहां से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइजर्स एक या इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किस चीज में? जब हमें H2O को तोड़ना है। तो H2O को तोड़ने के लिए व्हाट यू रिक्वायर इज इलेक्ट्रोलाइजर्स। तो पहली कंडीशन है, हमारे भारत में इलेक्ट्रोलाइजर होना चाहिए। दूसरी चीज, इस इलेक्ट्रोलाइजर में आपको बिजली छोड़नी पड़ती है, करंट छोड़ना पड़ता है। तो करंट कहां से आता है ये भी आपको समझना पड़ेगा। देखो, इस इलेक्ट्रोलाइजर में व्हाट यू नीड इज करंट। अब ये करंट आता कहां से है, ये सारा का सारा सवाल है, ये पूरा का पूरा मुद्दा है। यानी कि जो पानी आपने लिया, उस पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग तो कर दिया, बट सवाल ये है कि उस पे आपने क्या लगाया, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया उसको तोड़ने के लिए इलेक्ट्रोलाइजिंग मशीन में। उसके बेसिस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिलते हैं। जैसे आपको येलो हाइड्रोजन मिलता है, आपको ग्रीन हाइड्रोजन मिलता है, ब्लू हाइड्रोजन मिलता है, ब्लैक मिलता है, ब्राउन मिलता है, ग्रे मिलता है, पिंक मिलता है। अलग अलग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है। जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी कि ग्रीन हाइड्रोजन एक सोर्स होता है, ऐसी देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको वो समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, ये जो येलो और ग्रीन और ये सारे टाइप्स है ना हाइड्रोजन के, ये किस बेसिस पे हैं? कि इलेक्ट्रोलाइजिंग में जो करंट का इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए H2O में से, वो करंट कहां से आता है उसके बेसिस पे सारा का सारा गेम है। तो देखो, जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूं एक बार, दीज आर द कलर्स ऑफ द हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं हाइड्रोजन के। ग्रीन है, ब्लू है, ग्रे है, पर्पल है, ब्राउन, ब्लैक, येलो। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से हाइड्रोजन की। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ब्लैक, ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन। देखो भाई, ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन को तोड़ना है, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में लगता है करंट, और ये करंट आ कहां से रहा है? करंट आ कहां से रहा है यानी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जो आप डाल रहे हो उस पूरे सिस्टम में, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है? वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कोयले का इस्तेमाल करके। यानी थर्मल पावर प्लांट्स में गैसिफिकेशन के प्रोसेस से कोयले का इस्तेमाल करते हैं, और उस प्रोसेस से आप जानते हैं आज की डेट में जैसे भारत में थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इस थर्मल पावर प्लांट्स में जब हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं, उससे अगर बिजली बनती है और वो बिजली से हम हाइड्रोजन को अलग करते हैं, तो इस तरीके के हाइड्रोजन को ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। अगर यही हाइड्रोजन में मैं आपको बोलूं व्हाट इज ग्रे हाइड्रोजन, ये रहा अगेन H2O को आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड किया, बट इसके लिए आपको इलेक्ट्रोलाइजर करना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रोलिसिस में आपको इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट जनरेट, करंट डालना पड़ेगा, और ये इलेक्ट्रिसिटी या करंट कहां से जनरेट हुआ? इस बार वो जनरेट हुआ नेचुरल गैस, यानी नेचुरल गैस का इस्तेमाल करा आपने, और उससे आपने क्या बनाया? उससे आपने बिजली बनाई। तो आप नेचुरल गैस का इस्तेमाल करके भी बिजली बनाते हैं। तो देखो, भट्टी जलानी है, भट्टी तो नेचुरल गैस से भी बन सकती है, टरबाइंस तो नेचुरल गैस से भी घूम सकते हैं, और चाहे तो आप उसको कोयले से भी घुमा सकते हो। तो नेचुरल गैस से अगर ऐसा काम होता है तो बोलो ग्रे हाइड्रोजन। नेक्स्ट, ब्लू हाइड्रोजन। ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज ब्लू हाइड्रोजन। दोस्तों, ये एक थर्मल पावर प्लांट है। इस थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इस
इलेक्ट्रिसिटी को जब मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोलिसिस में लगाता हूं तो आप बोलते हो कि इस तरीके के प्रोसीजर को हम बोलते हैं ब्लैक या ब्राउन। ब्लैक या ब्राउन पता है मैं क्यों बोलता हूं, इसको याद रखिएगा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इस एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है, यानी ये पोल्यूटिंग है। ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ गेटिंग हाइड्रोजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज कहीं ना कहीं आप एक रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन से बिजली बनाते हैं, बट आप खुद सोच के देखिए हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं उससे तो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस रिलीज हो रहे हैं। तो एक तरीके से तो पोल्यूशन बढ़ रहा है, एक तरीके से पोल्यूशन को कम करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बेवकूफी है। तो उसको दूर करने के लिए आया है ब्लू हाइड्रोजन। व्हाट इज ब्लू हाइड्रोजन? कि आप निकाल वहीं से रहे हो, कोयले का इस्तेमाल कर रहे हो, उसी से निकालते हो, बट याद रखना ये जो CO2 के एमिशंस हैं वो एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं होते हैं। इन एनवायरनमेंट में रिलीज होने से पहले ही आप उसको क्या कर लेते हैं, कार्बन को एब्सॉर्ब कर लेते हैं थ्रू आर्टिफिशियल मींस, कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट कर लेते हैं। देयर आर वेरियस मेजर्स जिससे आप कार्बन को रोक हैं, कार्बन को ग्राउंड में वापस से इंसर्ट कर सकते हैं, कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट करा सकते हैं। तो देयर आर आर्टिफिशियल टेक्निक्स, अगर उसका इस्तेमाल करके वो कार्बन एनवायरनमेंट में ना निकले बल्कि वापस अंदर चले जाए, ग्राउंड में स्टोर हो जाए, तो आप बोलो ब्लू कार्बन, बिकॉज ब्लू कार्बन एक बेटर सोर्स है ब्लैक और ब्राउन से, क्योंकि आप देखिए ब्लैक और ब्राउन में तो एनवायरनमेंट में रिलीज हो गया, ब्लू में वापस चला गया, ये एक अच्छा सोर्स माना जाता है। नेक्स्ट देखिए किस तरीके का कार्बन होता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं पिंक हाइड्रोजन। अब देखिए पिंक हाइड्रोजन दोस्तों क्या होता है। पिंक हाइड्रोजन ऑब्वियस सी बात है, वेरी सिंपल, अगर मैं कहता हूं जो इलेक्ट्रोलिसिस में एनर्जी लगती है वो मैं न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके बनाता हूं, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी से पहले मैंने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, उस इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइजर में डाली और फिर उससे मैंने H2O को ब्रेक किया, तो बोलते हैं पिंक हाइड्रोजन निकाला मैंने। अगर यही चीज मैं बोलता हूं येलो हाइड्रोजन, तो याद रखना येलो मतलब होता है सोलर, और सोलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर मैं किसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पहले फॉर्म करूं और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी से मैं क्या करूं, फिर उस इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइजिंग में वो करंट डालूं, इलेक्ट्रिसिटी डालूं और उसको ब्रेक कर दूं H2O को, तो मैं बोलूंगा येलो हाइड्रोजन। यही चीज आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मेन कंपोनेंट अब आने वाला है जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, जितनी भी रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जैसे कि सोलर, जैसे कि विंड, जैसे कि जियोथर्मल, टाइडल एक्सेट्रा, जितने भी टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, हाइड्रो एनर्जी, सबको एक साथ कंबाइंड कर दो तो बोलो ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन बल्कि कुछ नहीं, देखो येलो हाइड्रोजन अलग से बोलते हैं सोलर के लिए, बट चाहे उसमें सोलर हो, कोई भी ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी हो, ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से अगर आप हाइड्रोजन को बनाते हो तो याद रखना ग्रीन हाइड्रोजन को बनाते हो। और यहीं से आपका कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि इंडिया किस चीज पे एम कर रहा है, ये बात आप ध्यान से देख लीजिए। इंडिया इज एमिंग फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। तो अब आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके का हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इस तरीके का हाइड्रोजन जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस में जो करंट आ रहा है वो या तो सोलर से आ रहा हो, विंड से आ रहा हो, हाइब्रिड से आ रहा हो, या फिर आप बायोगैस से आ रहा हो, या फिर वो टाइडल से आ रहा हो, जियोथर्मल से आ रहा हो, यानी कि ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी से जिसको हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं, जिसमें पोल्यूशन ना हो। तो हम एक तरीके से क्या करना चाह रहे हैं, लेस पोल्यूशन वाली चीजों से या जहां बिल्कुल कम पोल्यूशन होता है उसका इस्तेमाल करके हाइड्रोजन को ब्रेक करते हैं और फिर उस हाइड्रोजन को हम लोग कहां डालते हैं दोस्तों, फिर उस हाइड्रोजन को हम डालते हैं फ्यूल सेल स्टैक में। अब देखो फ्यूल स्टैक कैसे काम करता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस पूरे ग्राफिक में आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताने वाला हूं। एक तरफ है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, क्योंकि H2O आपने अलग कर लिया, आपको पता है अब, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइजिंग में आपने करंट डाल के अलग तो कर ही लिया है, ये रहा हाइड्रोजन। अच्छा, एक होता है इस फ्यूल में या इस पूरे के पूरे सिस्टम में, सेल स्टैक में, एक तरफ से आप हाइड्रोजन डालते हो, एक तरफ से आप ऑक्सीजन का इनफ्लो बढ़ाते हो। तो देखो यहां से ऑक्सीजन जाता है ऐसा और यहां से हाइड्रोजन आता है ऐसा, अगर आप देख पा रहे हैं ध्यान से। अब देखिएगा दोस्तों क्या होगा, ये गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इधर से पहुंचा वापस, ये एक पूरा का पूरा टैंक बना रखा होता है इन्होंने, इधर ऑक्सीजन क्या, ये टैंक बना है ऑक्सीजन का टैंक। अब देखिएगा इसके बाद क्या होगा। तो पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए, हाइड्रोजन आया कहां से, हाइड्रोजन आया इलेक्ट्रोलाइजिंग
करके। ओके, ये जो लेयर है बीच वाली, इसको बोलते हैं कैटलिस्ट या फिर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। ये प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन जनरली प्लैटिनम या पैलेडियम जैसे हैवी मेटल्स का बना होता है, या फिर इनको बोलते हैं कैटलिस्ट। ये एक्चुअल में होता क्या है, इस प्रिंसिपल को देख लीजिए। कैटलिस्ट काम क्या करता है, ये जो लाल कलर का हाइड्रोजन आ रहा है, इस लाल कलर के हाइड्रोजन को ये कैटलिस्ट क्या करता है, दो रूप में डिवाइड कर देता है, यानी कि इट डिवाइड्स द हाइड्रोजन इनटू प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर देता है। जो प्रोटॉन्स हैं वो ग्रीन कलर के उसमें यहाँ पे शो करे गए हैं, आप ध्यान से देखिएगा, प्रोटॉन्स आर शोन लाइक ग्रीन। और देख रहे होगे आप, ये ग्रीन जो है ये किधर चले आ रहे हैं, ये इधर चले जाते हैं, यानी कि इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके प्रोटॉन्स पास कर जाते हैं पॉजिटिव वाले, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं। बट ये येलो कलर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी मूवमेंट यहां से स्टार्ट हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं। तो आप जानते हैं एनोड और कैथोड वाला जो सिस्टम है, तो एनोड से यहां से मूव करता है और कैथोड तक पहुंच जाता है क्या, एक पूरा का पूरा सर्कल। किसका सर्कल, ये है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, और ये जो पर्टिकुलरली मूव करते हैं, जब ये मूव करते हैं तो याद रखिएगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ओनली नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कुछ मतलब नहीं होता, बल्कि बस और बस इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। तो होता क्या है, ये मेम्ब्रेन जो होती है, ये मेम्ब्रेन इसमें से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर देती है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करते हैं और यहां पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। उसके बाद आप देखिएगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कंबाइंड हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया हाइड्रोजन इज वेरी वेरी रिएक्टिव। आप जानते हैं हाइड्रोजन जैसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, देखिए यहाँ पे H2O बन जाएगा। H2O बनते ही ये यहाँ से एयर एंड वाटर वेपर के रूप में बाहर आ जाएगा। और याद रखिएगा, जब ये रिएक्ट करता है तो वहां से हीट भी निकलती है, तो हीट भी बाहर निकलेगी, उस हीट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हीट यहां से निकलेगी और एयर एंड वाटर वेपर यहां से निकल जाएगा। इसको कहते हैं फ्यूल स्टैक। ये तो एक फ्यूल स्टैक है, ऐसे कई सारे फ्यूल स्टैक को एक साथ जोड़ करके मिनिमम नंबर ऑफ जितनी आपको इलेक्ट्रिसिटी बनानी होती है गाड़ी चलाने के लिए, उतने फ्यूल स्टैक लगाने पड़ेंगे, एंड योर कार विल रन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन आता है कहां से, उसके कई सारे नाम है। हम बोलना चाह रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन से हमें क्या चलानी है, अब बिजली बनानी है, ग्रीन हाइड्रोजन से हीट, ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके फ्यूल स्टैक में डालना है। सो आई होप आपको ये बात चीजें क्लियर हुई होंगी, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। यहां पे आगे बढ़ते हैं। स्टेटस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन इंडिया। इंडिया के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन का आज की डेट में क्या स्टेटस है, या हाइड्रोजन का क्या स्टेटस है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन की बात करते हैं पहले, फिर ग्रीन हाइड्रोजन की बात करेंगे। आज की डेट में जो हाइड्रोजन है वो अमोनिया फर्टिलाइजर्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरा, भारत के अंदर मोस्टली ब्राउन ग्रे या फिर मैं बोलूं ब्लू हाइड्रोजन से बनती हैं चीजें, या फिर आप यहां पर ये भी बोल सकते हो कि ये जो ब्राउन ब्लैक वो हैं हाइड्रोजन के सोर्सेस आज की डेट में मेजर डोमिनेंट सोर्स हैं। आज भी हमारे यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, या फिर मैं बोलूँ येलो हाइड्रोजन आज की डेट में बहुत नास्केंट स्टेज पे है, बहुत इनिशियल स्टेज पे है। बट आज की डेट में मेजॉरिटी जो हाइड्रोजन बनता भी है, देखो पहले तो हाइड्रोजन ही बहुत कम है, 1 या 2% है टोटल का। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे दे रखा है ग्रीन हाइड्रोजन करंटली अकाउंट्स फॉर लेस देन 1% ऑफ द ग्लोबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन। पहली बात तो आप देखो पूरे विश्व का 1% तो हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो वैसे ही बहुत ज्यादा कम है। दूसरी चीज, ये भी जो हाइड्रोजन पूरे रेन्यूएबल में बहुत कम शेयर रखता है। तो एक बात तो पक्की है कि ब्राउन ग्रे ब्लू हाइड्रोजन बहुत कम है। दूसरा, भारत के अंदर आप देखिए एक नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी रोड मैप आया था। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी रोड मैप जो था वो 2006 में नेशनल हाइड्रोजन बोर्ड के द्वारा अडॉप्ट करा गया, और इसने बोला कि हाइड्रोजन इकोनॉमी को बनाएंगे भारत में। भारत के अंदर जो इकोनॉमी चलनी चाहिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान किसका होना चाहिए, हाइड्रोजन से बनी हुई एनर्जी का। ये बात करी गई थी सबसे पहली बार, यानी कि 2006 से ये प्रोग्राम चल रहा है भारत में, बट अभी तक देखिए कोई सक्सेस उतनी मिली नहीं है हम लोगों को। नेक्स्ट देखिए यूनियन बजट 2021-22 में आप देखेंगे कि भारत ने नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को लॉन्च किया, यानी कि हाइड्रोजन से बनानी है
है एनर्जी, ऐसा मिशन लॉन्च किया 2021-22 में। फिर दिल्ली पहली स्टेट बन गई है आज की डेट में जो हाइड्रोजन सीएनजी पे काम करती है, HCNG इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में आप कुछ पोर्शन हाइड्रोजन का भी डाल देते हैं तो उससे और क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ मूव कर जाते हैं। जो बसें चलती हैं भारत के अंदर पर्टिकुलरली वो सीएनजी पे चलती हैं, बट दिल्ली के अंदर जो बसें चलती हैं वो HCNG पे चलती हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नेक्स्ट देखिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये अब फाइनली आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स में यही मौजूद था, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, तो लेट अस स्टडी सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। दिस इज अ 20,000 अप्रोक्सीमेटली करोड़ प्रोजेक्ट, ये 20,000 करोड़ का करीबन करीबन एक प्रोजेक्ट है। फिर इस प्रोजेक्ट का एम क्या है, आउटकम्स क्या है। देखिए सबसे पहला हमें ग्रीन हाइड्रोजन डेवलप करनी है और कितनी कैपेसिटी डेवलप करनी है, एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन। देखो हम लोग बोलते हैं, भारत कहता है कि 2030 तक आने तक आउटकम है मेरा, हमें क्या करना है, एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम हर साल हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रोजन प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ानी है। करीबन करीबन 100 गीगावाट 125 गीगावाट एनर्जी तक हमें लेके जाना है। 125 गीगावाट ऑफ एनर्जी हमें किससे बनानी है, हाइड्रोजन के सोर्स से बनानी है। दूसरा 8 लाख जॉब्स जनरेट करेगा ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम। नेक्स्ट 6 लाख, देखिए 8 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट है और 6 लाख जॉब्स ये जनरेट करेगा। फिर दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई इसका बहुत बड़ा जो प्रभाव पड़ने वाला है वो किस पे पड़ने वाला है कि हमारे जो इंपोर्ट्स है ना दोस्तों वो ये बहुत कम हो जाएंगे। देखिए आज की डेट में आप जानते हैं कि भारत 85% जो है क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, यानी कि ये बात तो पक्की है कि भारत क्रूड ऑयल को बाहर से मंगवाता है। आज अगर हमें क्रूड ऑयल को कम करना है सो यस वी कैन डू दैट, और हम वो कैसे कर सकते हैं, करीबन करीबन 1 लाख करोड़ का हम लोग क्रूड ऑयल कम मंगवाएंगे जिससे हमारे घर का पैसा बचेगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन से बन सकती है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज की डेट में क्रूड ऑयल हो गया, कोल हो गया, जो हम लोग कोक मंगवाते हैं वो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे भी बहुत बड़ी एक भूमिका निभाने वाला है। अबेटमेंट ऑफ 50 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। और देखिए कोयला जलाते हो, नेचुरल गैस जलाते हो, ये सारी चीजें जलाते हो तो इससे क्या बढ़ता है, इससे आप कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो रिलीज करते हो, उसको भी आप कम रिलीज करोगे। ये है पूरा का पूरा इसका एडवांटेज। फिर बोल रहे हैं कि भाई हम लोग एक्सपोर्ट हब बनना चाहते हैं, यानी कि ये हम पूरे विश्व को देना चाहते हैं। भारत चाहता है कि विश्व भर में ये चीजें आगे बढ़े। अच्छा, इसके लिए 2 सब प्रोग्राम्स हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। पहला प्रोग्राम को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, साइट प्रोग्राम। और साइट प्रोग्राम किस चीज पे फोकस कर रहा है, देखिए साइट प्रोग्राम विल फोकस अपॉन इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। देखो एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करना है यू नीड इलेक्ट्रोलाइजर्स। और इलेक्ट्रोलाइजर्स ऐसा नहीं 2 कप में भर के इलेक्ट्रिसिटी जला दी जो हमारे बायोलॉजी के लैब में होता था। व्हाट यू नीड इज अ वेरी वेरी बिग एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी। आप छोटे मोटे एडवांसमेंट की बात नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो कमर्शियल लेवल पे ये उपयोगी होना चाहिए और सस्ता बनना चाहिए। आज अगर हम लोगों को किसी ने 50 करोड़ की एक पानी पे चलने वाली गाड़ी दे भी दी, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपने हमें 5 लाख की दे दी तो हर व्यक्ति इसको एक्सेप्ट करने पे आ जाएगा, मैसिव लेवल पे काम हो जाएगा। तो डिमांड ऐसी होनी चाहिए। भारत चाहता है कि इसका कमर्शियल वाइबल ऑप्शन बनाया जाए, ऐसा नहीं बहुत महंगा बना दिया जाए जो कोई यूज ही नहीं कर पाए। नेक्स्ट देखिए इसका एक और प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे फोकस करा जा रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है, और उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप नोन एज शिप। अगर यूपीएससी आपसे पूछता है शिप और साइट किसके 2 कंपोनेंट्स हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2030 तक, हम लोग चाहते हैं कि हम विश्व में एक बेहतरीन भूमिका निभा पाएं ग्रीन एनर्जी से और अपने क्लाइमेट के नेगोशिएशंस को पूरा कर पाएं। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस जो आपको पता होनी चाहिए। लास्ट देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस जो मौजूद हैं इस हाइड्रोजन के साथ। सबसे पहला तो आपको पता है फ्यूल सेल जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। फ्यूल सेल स्टैक्स जो है काफी ज्यादा महंगे हैं बिकॉज ऑफ द पैलेडियम एंड प्लैटिनम जो कैटलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। दूसरा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन। देखो एक बात याद रखना, अगर मैं आपसे बोलता हूं ना कि 1 लीटर मैंने
मान लीजिए हाइड्रोजन लिया और 1 ही लीटर मैंने पेट्रोल लिया, तो जलेगा कौन? अच्छा, हाइड्रोजन। बट 1 लीटर अगर पेट्रोल है वो इतने से एरिया में आ जाएगा, तो 1 लीटर हाइड्रोजन इतने बड़े एरिया में आएगा, यानी कि इसको स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए होती है। दूसरी चीज, इसको स्टोर करना बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि आप पहले से इसको रख नहीं सकते, क्योंकि इट इज वेरी करोसिव। यानी करोसिव मतलब ये बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव होता है। तो क्या करता है, जिस मेटल या जिस कंटेनर में आपने रख रखा है उसको चीर के फाड़ के बाहर निकल जाएगा, इतना ज्यादा करोड करता है। अगर मैं आपको एक शॉर्ट में बात बोलूं, कभी भी आप देखिएगा, जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रोजन को हम लोग -253 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड हाइड्रोजन के रूप में क्रायोजेनिक इंजन में डाल देते हैं। क्रायोजेनिक में हम इस्तेमाल कर लेते हैं किसका? हाइड्रोजन का। जब आप हाइड्रोजन का -253 डिग्री सेल्सियस पे इस्तेमाल करते हो ना रॉकेट्स के अंदर, जैसे GSLV रॉकेट की थर्ड स्टेज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो एक बात वहां पे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी देखना, वो लॉन्च से 10 मिनट पहले तक, 5 मिनट पहले तक, इवन 2-2 3-3 मिनट पहले तक क्रायोजेनिक भर रहा होता है। वो पहले से क्रायोजेनिक को भर के नहीं रख सकते, क्योंकि इसके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो चीर फाड़ कर देगा, एकदम से निकल जाएगा, करोसिव है, मेटल्स को पिघला देता है, एकदम चीर देता है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर हाइड्रोजन। नेक्स्ट, इट इज हाई कार्बन एमिशन। अब देखो हाई कार्बन एमिशन कैसे, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, अगर इससे निकालते हो तो ये तो बहुत हाई एमिशन है। हाँ, अगर आप लोग निकालते हो येलो से, आप निकालते हो ग्रीन से, वो ठीक है। तो ग्रीन और येलो अच्छे हैं, पिंक अच्छा है, बट आप देखिए ब्लैक, ब्राउन, ग्रे ये कार्बन एमिशन को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट, फ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं भाई। भारत में बात तो कर देते हो आप कि हाइड्रोजन को लाएंगे, ये करेंगे, बट भरेंगे कैसे? फ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आएगा? इलेक्ट्रोलाइजर्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लैक ऑफ कमर्शियल वाइबिलिटी। आज की डेट में इलेक्ट्रोलाइजर को कमर्शियली वाइबल बनाना एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या सस्ते रेट्स पे आ पाएगा? बहुत कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बन पा रही है हमारी हाइड्रोजन की जो टेक्नोलॉजी है, इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो हम चाहते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव बन पाए। नेक्स्ट देखिए, सेफ्टी कंसर्न्स इसके साथ बहुत है। मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया, इट इज हाईली रिएक्टिव कंबस्टिबल। तो CNG में भी पटाखा बजता है, बट इसका पटाखा बहुत तेज है, घातक रहेगा, आग लग सकती है, हमें पता भी नहीं चलेगा, ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, टेस्टलेस है। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ, सेफ्टी की इश्यूज हैं इसके साथ, कंबस्टिबल काफी ज्यादा है और रिएक्टिव काफी ज्यादा है। तो इसको देखना पड़ेगा कि कमर्शियली वाइबल कैसे बनाया जाए। बट हेंस ये सारे तो चैलेंजेस हैं, साइंस की यही तो परिभाषा है कि सारे चैलेंजेस को उभार के ये निकलती है, और वही तो चीज हम लोग इनोवेशन कहते हैं, उसी को हम इन्वेंशन कहते हैं। तो दोस्तों देखो, एक बात तो पक्की है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज करंट टेक्नोलॉजी, आने वाली टेक्नोलॉजी है आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद, बट येस देयर इज अल्टरनेटिव दैट वी कैन यूज। और ये चीज भारत इस पर एक कदम उठा चुका है, आज ही इस पर एक कदम उठा चुका है, आज ही इस पर आगे बढ़ चुका है। 2030 तक एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन प्रोग्राम लॉन्च कर चुका है। सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। यही इसी तरीके से 360 डिग्री विल ट्राई टू कवर ईच एंड अदर टॉपिक्स ऑल्सो।